नमस्कार, शुभ संध्या। आज जीवन रंग उषा संग पेज पर हम सब परिचर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर उषा उपाध्याय जी से, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और आशा है आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में होने वाला था, पर कुछ इंटरनेट की समस्याओं के कारण आज शेड्यूल किया गया है। आज भी कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम से थोड़ा सा लेट हुआ है। आशा है आप सब हमारे साथ बने रहेंगे। नमस्कार उषा जी, कैसी हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया हूँ और आप सबसे मिलकर बहुत खुश हूँ। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, सर्वप्रथम मैं आपका परिचय करवा देती हूँ सभी से उषा जी का। डॉक्टर उषा उपाध्याय जी गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की सेवानिवृत्त गुजराती डिपार्टमेंट के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर रह चुकी हैं और इनका रचना संसार बहुत ही विस्तृत है। आपको मैं संक्षेप में इनका परिचय करवाती हूँ। इनकी सर्वप्रथम मैं गुजराती में प्रकाशित किताबों के बारे में बताना चाहती हूँ। गुजराती में इनके 3 मौलिक कविता संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, 7 आलोचना की पुस्तकें, नारी साहित्य के संशोधन की और संपादन की 6 पुस्तकें, गुजराती के जो मेजर पोएट कवि नानालाल ग्रंथावली का संशोधित संस्करण भी इन्होंने किया है, 2 बाल साहित्य की किताबें, कुल मिलाकर 38 किताबें इन्होंने संपादित, संकलित और रचित की हैं। इनका जो गुजराती के प्रोफेसर होते हुए भी हिंदी के लिए इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने अनुवाद का कार्य भी बहुत किया है गुजराती से हिंदी में। तो उनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकों की चर्चा आपसे करना चाहूंगी। कविवर राजेंद्र शाह और उनकी कविता में सह अनुवादक के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई है। गुजराती कवियत्रियों के काव्य जो अभी प्रकाशित होने वाला है उसका अनुवाद किया है। गुजराती से हिंदी में कई आलेखों को इन्होंने अनुवाद किया है। ज्ञानपीठ पुरस्कृत कवि राजेंद्र शाह के लिखे गुजराती व्याख्यान का हिंदी में अनुवाद किया है और हिंदी से गुजराती में भी इन्होंने अनुवाद किए हैं। बादली सरोवर, जिसके मूल लेखक कमलेश्वर जाने माने हमारे हिंदी के लेखक रहे हैं, उसका नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशन हुआ है। नागमंडल, जो गिरीश कर्नाड का नाटक था, वह भी शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। इन्होंने कई परिसंवाद और कार्यशालाओं का आयोजन किया है, जिसमें गुजराती कहानियों के हिंदी अनुवाद के लिए कार्यशाला आयोजित की, अनुवाद कला पर आयोजित की है और भारतीय भाषाओं में लोक साहित्य की विकास धारा विषय पर इन्होंने कार्यशाला का आयोजन किया है। और इनके जो कार्य के लिए इन्हें जो पुरस्कार मिले हैं उनकी तो एक बहुत ही लंबी सूची है। कुछ की मैं चर्चा करूंगी। उन्हें 2007 में सौहार्द सम्मान पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से प्राप्त हुआ। भगिनी निवेदिता पारितोषिक गुजराती साहित्य परिषद से अहमदाबाद से मिला। बटुभाई उमरवाड़िया पारितोषिक इन्हें गुजराती साहित्य परिषद से मिला। श्रीमती भागीरथी मेहता कवियत्री पारितोषिक, श्रेष्ठ संशोधित पुस्तक पारितोषिक। तो ऐसे बहुत ही एक लंबी लिस्ट है इनके पुरस्कारों की, इनके रचना संसार की। और भी कई विशिष्ट उपलब्धियां हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। गुजराती की गौड़ चतुर्वेदी ब्राह्मण जाति की पीएचडी में पदवी प्राप्त करने वाली ये गुजराती अध्यापक संघ में प्रथम महिला मंत्री रही हैं, प्रथम सदस्य रही हैं, प्रथम महिला जिन्होंने पीएचडी की पदवी प्राप्त की। गुजराती लेखक मंडल में प्रथम महिला उप प्रमुख। द्वारिका के विश्वविख्यात श्री कृष्ण मंदिर के कृष्ण जन्मोत्सव के में आकाशवाणी की प्रथम महिला उद्घोषक। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद के महादेव देसाई समाज सेवक महाविद्यालय में प्रथम महिला आचार्य, भूतपूर्व नियामक। गुजरात की 100 साल पुरानी और सुप्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था गुजराती साहित्य परिषद में भी इन्होंने सचिव के पद में से कार्यरत रही हैं। साहित्य कला संगम नाम की एक साहित्यिक संस्था है उस भावनगर की, उसमें भी मानद नियामक के रूप में नियुक्त हैं। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी,
भावनगर यूनिवर्सिटी, NNDT, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी, कच्छ यूनिवर्सिटी, गुजरात उन सभी की सदस्य रही हैं और भी कई कई काम किए हैं। इसके अलावा 1 वर्ष अमेरिका में रहकर गुजराती डायस्पोरा साहित्यकार के भाषिक अनुबंध पर इन्होंने शोध कार्य किया है। ये पूर्व डीन आर्ट्स फैकल्टी गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद से रही हैं। कई कार्यक्रमों का उन्होंने संयोजक किया है, जिनमें दिल्ली साहित्य अकादमी दिल्ली एवं नेशनल बुक ट्रस्ट का आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में निमंत्रित रही हैं। कई इनके जो समय समय पर संगोष्ठियां होती रही, जिनमें ये विषय विशेषज्ञ के रूप में, अध्यक्ष के रूप में निमंत्रित होती रही हैं और ये यूजीसी की 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी तुलनात्मक साहित्याभास पे वह आमंत्रित की गई हैं। और ऐसी कई कई बातें हैं, एक हो तो बताऊं मैं आपको, इतनी उपलब्धियां हैं उषा जी की कि बहुत ही एक लंबी लिस्ट है, सबको लिखने बैठेंगे तो हम बात नहीं कर पाएंगे। इनके बारे में बहुत ही लेखकों ने, साहित्यकारों ने काफी कुछ बातें की। 1-2 बातें बताना चाहूंगी आपको। उसमें से एक जो बताया इनके बारे में गोविंद भाई रावत ने, जो पूर्व कुलनायक रहे, उन्होंने कहा शब्द सौंदर्य का आपने जैसे आकंठ पान किया है। शब्द सौंदर्य आपकी रचनाओं, आपके विचारों में बहुत ही अच्छी तरह से दर्शित होता है। तो उन्होंने कहा कि सौंदर्य का आपने आकंठ पान किया है, अतः शब्द खुशी खुशी आपका नचाया नाच नाचते रहते हैं। आपके काव्यों की बहुत सी पंक्तियां बहुत ही मनमोहक है और एक जागृत नारी का स्वर, एक संवेदना भर स्वर, एक बौद्धिकता का स्वर, एक भरी पूरी सर्जकता का स्वर, यानी उषा उपाध्याय की कविता। ये तरु कजारिया जी ने इनके बारे में, तो एक बहुत ही लंबी लिस्ट है इनकी रचना संसार की, इनके कृतियों की, संगोष्ठियों की। तो आइए उषा उपाध्याय जी से सीधे ही हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ये इनके कार्यों के बारे में, इनके रचना संसार के बारे में विस्तार से हम चर्चा करके और इन्हीं के मुंह से सुनते हैं, जानते हैं कि कैसे क्या इन्होंने ये सब किया और क्या क्या कर रही हैं। तो दर्शकों, आइए हम उषा जी से अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो पुनः आपका स्वागत है आदरणीय उषा जी। जी जी। तो उषा जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि आप एक साहित्यकार एवं शिक्षाविद के रूप में एक लंबे समय से कार्यरत थे। आपका जो कार्यकाल भी है काफी लंबा और अनुभवों से पूर्ण है और साहित्यकार के रूप में भी आपका सृजन काफी समय से लंबा चल रहा है। तो उसके बारे में आपके कुछ अनुभव हमें साझा करें। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं 1985 से पूर्ण समय की अध्यापिका हूँ, यानी इतने लंबे अरसे से मैं शिक्षा के साथ जुड़ी हूँ और लगातार नई पीढ़ी के साथ मैंने काम किया है। और मेरे मन में ये बहुत दृढ़ रूप से विचार है कि जो नई पीढ़ी है वो बहुत जिज्ञासु है और बहुत ऊर्जावान भी है। उनको अगर कोई जरूरत है तो सही दिशा वो पहचान पाए, इसकी उन्हें जरूरत है। मुझे लगता है कि हम अपने विषय, अपने सब्जेक्ट का ज्ञान तो उनको दे ही दे, वो तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन साथ ही साथ उनको एक ऐसी दिशा देनी चाहिए जिससे कि उनकी ऊर्जा है वो अपनी मातृभाषा के प्रति, वो चाहे गुजराती हो, बंगाली हो, मराठी हो, तमिल, तेलुगु हो, लेकिन मातृभाषा के प्रति, अपने देश के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति वो समर्पित हो सके और अपने जीवन को संतुलित रूप से समाज के साथ अनुबंधित करके जी सके, ऐसी दृष्टि हमें प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि उनके पास इतनी ऊर्जा होती है कि जो भी कोई उन्हें आकृष्ट करता है उस और वो खींचे चले जाते हैं। फिर हम उनकी टीका करें कि उनको कोई समझ नहीं है, उनमें नादानी है, या तो वो देश के खिलाफ में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगली पीढ़ी का भी ये दोष बनता है कि उन्होंने उनको सही दिशा प्रदान नहीं की है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा है कि हम केवल
ये जो वर्तमान पीढ़ी को दोष देने से तो समस्या का समाधान नहीं होगा। हम अपने आप में देखें कि हमने क्या गलती कर रहे हैं, क्या हम उन्हें सही दिशा निर्देशन दे पा रहे हैं, क्योंकि सही दिशा निर्देशन से अवश्य उनकी ऊर्जा का हम सदुपयोग कर पाएंगे और उन्हें सही रास्ते पर आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत सही कहा है आपने। आप एक लेखिका, एक कवियत्री, शिक्षिका, निर्देशिका, मतलब मैं क्या बताऊं आपका कई रूप है उषा जी के। और तो मुझे लगता है कि आप इतने कुछ कार्य आप कर रही हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक कर रही हैं। हर कार्य में आपने एक अपना स्थान बनाया है। तो मतलब मुझे लगता है कि इतने रूपों में कौन सा रूप आपके दिल के करीब है और क्यों? आपने बहुत ही रसप्रद प्रश्न किया है ये। काफी सारे काम जो कर्तव्य के एक हिस्से के रूप में भी किए हैं और अपनी रुचि से भी किए हैं। मुझे हमेशा लगा है कि जीवन है वो परमात्मा का सबसे बड़ा वरदान है, और निसर्ग के पास जो कुछ पड़ा है हम उसे जाने, पहचाने और कार्यान्वित करें तो अपना जीवन है वो बाग बाग हो जाए। तो मैं लगातार एक सही दिशा चुनकर काम करती रहती हूँ। और ये सही दिशा चुनना शब्द प्रयोग मैंने जो किया है वो बहुत कुछ पढ़ने के बाद मिलता है। बचपन से मेरी माताजी कोकिला बहन की वजह से मैंने कई सारी किताबें पढ़ी है, और पढ़ने के कारण मेरे पास वो सही दिशा कौन सी है ये चित्र अपने आप स्पष्ट हो जाता है ऐसे। और मैंने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है। और जो आपने प्रश्न किया कि मेरे दिल के सबसे करीब क्या है, तो मैं कहूंगी कि कविता मेरे दिल के सबसे करीब है। क्योंकि जब मैंने 1979 में डॉक्टरेट के लिए रजिस्ट्रेशन लिया, 82 में डिग्री मिली मुझे, तो 79 में जब मैंने रजिस्ट्रेशन लिया उस समय भी मैंने गुजराती कविता में सिंबल ऐसे एक कठिन विषय पर शोध कार्य मैंने किया था। उस समय गुजराती भाषा में सिंबल, इमेज, मिथ आदि की चर्चा शुरू हुई थी क्रिटिसिज्म में, और इस पर कोई भरी पूरी किताब नहीं मिल रही थी। ऐसे समय में मैंने ये एक जिसे कहे कि चुनौती इसका स्वीकार किया था। मुझे कहा गया था कि आप कथा साहित्य पर आसानी से कर सकती हैं। मुझे कथा साहित्य भी पसंद है, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन कविता में जो अर्थ छायाएं हैं, इसका जो सौंदर्य है, कविता की एक पंक्ति, एक शब्द जो हमें एक सौंदर्य बोध कराती है, ये सौंदर्य बोध मुझे बहुत पसंद है। और क्रिएटिविटी के रूप में भी कविता में जो अभिव्यक्ति है, भावों की, संवेदना की, रूपों की, ये अभिव्यक्ति मुझे बहुत ही पसंद है। तो मेरे दिल के अगर करीब कुछ है तो वो है कविता। अरे वाह, सही बात है कि एक जो भी लेखक के रूप में, साहित्यकार के, तो उन सभी को मुझे लगता है, जहां तक मेरा भी अनुभव रहा है, कविता सबको आकर्षित करती है। तो क्यों ना आपकी रचनाओं में से कोई किसी भी विषय पर कोई कविता हो जाए? जी, यहाँ गुजरात में जिसकी बहुत चर्चा रही है, हमारे वरिष्ठ आलोचकों ने जिसको बहुत सराहा है, तो वो कविता आपको सुनाती हूँ। बारिश के ऊपर है और उसमें एक ऐसी कॉस्मिक इमेज जो कवि के पास अपने आप चली आती है, ऐसी ही एक इमेज इस कविता में आई है। और वो इस प्रकार से है कि जो बारिश बरसती है वो तो आकाश में जो कोई मछुआरा है वो अपनी जाल बुन रहा है, और फिर जाल बुनते हुए जो कुछ छोटी छोटी कतरने बन जाती है तो वो अपने कपड़ों से ऐसे झाड़ता है तो ये बूंदे बरसने लगती है। और फिर वो जब धारासार बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मछुआरा है, वो अपनी जाल है वो फैला के पानी में डाल रहा है। ऐसे आकाश में से कोई मछुआरा ये बड़ी सी जाल पृथ्वी पर डाल रहा है, और क्या पृथ्वी रूपी मत्स्य उसको वो आकाश में खींच लेगा। ये एक कॉस्मिक इमेज इसमें है। मैंने भावार्थ इसलिए बताया कि गुजराती में काव्य पाठ कर रही हूँ तो इसका आस्वाद दर्शक अच्छी तरह से ले पाए। तो ये कविता है। नभ वच्चे आ कयो खलासी जळनी जाळ गूंथे छे। नभ वच्चे आ कयो खलासी जळनी जाळ गूंथे छे। जाळ गूंथीने उभो थतामा खेस जरा खंखेरे।
पलक वारमा गोरम भाता नभने घनवन घेरे, फर फर फोरा वर्षे जाने कतरण खेरे, નભ વચ્ચે આ કયો ખલાસી જળની જાળ ગૂંથે છે. ને ત્રમઝૂટ વર્ષે નભથી જ્યારે ધારાસાર બારિશ, નભથી વર્ષે ત્રમઝૂટ વર્ષે નભથી જ્યારે જાળ ધીવરની ભાસે, ધીવર यानी માછીમાર, ત્રમઝૂટ વર્ષે નભથી જ્યારે જાળ ધીવરની ભાસે, ફંગોળી ફેલાવી નાખી પૃથ્વીનું મીન ફાંસે, અરે પલકમાં મત્સ્ય ધરાનું આભે ખેંચી જાશે, નભ વચ્ચે આ કયો ખલાસી જળની જાળ ગૂંથે છે, નભ વચ્ચે આ કયો ખલાસી નભની જળની જાળ ગૂંથે છે. वाह वाह, बहुत सुंदर भाव है। और इसमें आपने एक तरह से मानवीकरण कर दिया है इसका, प्रकृति का, बारिश का, कि उसको एक मछुआरे के रूप में और वो देख करके बहुत सुंदर। मैं इतनी गुजराती नहीं जानती, फिर भी आपका भाव आपकी कविता के माध्यम से मैं अच्छी तरह समझ पा रही हूँ। यही एक कविता की विशेषता भी होती है कि उसका भाव संप्रेषण इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको, मतलब जो पाठक है या श्रोता है, उसको समझ सके उसके अंतर्निहित भाव को। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर कविता आपने सुनाई है। अच्छा, एक और बात जो मुझे हमेशा से मेरे को सोचने पे मजबूर करती है कि आपका कार्यकाल आपने एक गुजराती प्राध्यापिका के रूप में किया है, तो गुजराती की प्राध्यापिका होते हुए हिंदी में आपने जो नाम किया है, जो ख्याति पाई है, हिंदी में जो कार्य किया, उसके पीछे क्या है? मतलब हिंदी वो ठीक है, भारतीय होने के नाते हम सब सीखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इतना काम करना और इतने ऊंचे स्तर का काम करना थोड़ा लगता है कि कैसे संभव हुआ होगा या कैसे कर पाई? जी, जानना चाहती हूँ। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत शुरुआत से, यानी कॉलेज के समय से मुझे हिंदी बहुत पसंद थी। मैं बहुत कुछ हिंदी पढ़ती थी। उषा प्रेमवदा मेरी प्रिय लेखिका रही है और बहुत सारे हिंदी लेखकों को मैंने पढ़ा है। तो हिंदी का एक संस्कार जो है भाषा के रूप में, ये संस्कार मेरे चित्त पर रहा है। तो इसकी वजह से मैं शुरू से ही जो हिंदी बोलती थी, बहुत बढ़िया हिंदी बोलती थी मैं। और आकाशवाणी राजकोट गुजरात में जब किसी के साथ वार्तालाप, जो बिन गुजराती वहां पर थे कर्मचारी, बात हिंदी से में करती थी, तो वो कहते थे कि क्या आप हिंदी भाषी प्रदेश से हैं? मैं कहती थी नहीं, मैं गुजरात की ही हूँ। तो कहते थे कि नहीं, आपके बोलने से पता नहीं चलता है कि आप गुजराती है। तो ये भाषा का संस्कार जो है वो मेरे में था, एक बात। दूसरी बात, कैसे मैं सबके साथ परिचय में आई, तो गुजरात के हमारे प्रमुख कवि रमेश पारेख कहते हैं कि शब्द मुझे कहाँ कहाँ ले गया, ये धन्यता का भाव उन्होंने प्रकट किया है। तो मेरी कविता भी मुझे कहाँ कहाँ ले गई है। 94 में नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल कवि सम्मेलन रखा था, जिसमें मैंने काव्य पाठ किया था, मैं निमंत्रित थी। तो उस समय से राष्ट्रीय कवि गोष्ठियों में मेरा आना जाना लगातार बना रहा। दिल्ली साहित्य अकादमी ने कोची में, फिर बेंगलोर में, फिर पूना, त्रिपुरा में, दिल्ली में, पटियाला में, कई जगह कवियत्री सम्मेलन या कवि सम्मेलन में मुझे निमंत्रित किया। तो ये राष्ट्रीय कवि संगोष्ठियों में मेरी कविताएं जो प्रस्तुत की मैंने, उसकी वजह से देश भर में एक पहचान हिंदी विद्वानों के बीच मेरी बनती गई थी ऐसे। और मुझे खुशी है कि मेरी कविता ने मेरी एक पहचान पूरे देश में बनाई है और विदेश में भी सब मुझे कवि के रूप में जानते हैं। तो ये कविता मुझे कहाँ कहाँ ले गई, यही धन्यता के उद्गार मेरे मुख से भी है। जी, तो कोई एक हिंदी की कविता हो जाए जो आपने लिखी हो, यदि याद हो कोई तो। अभी जुबानी याद नहीं है और मैं अभी मोबाइल से कनेक्ट हुई हूँ, तो उसमें जो सेव किया है वो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। मुश्किल हो, जी, मुश्किल जी, नहीं, नहीं कोई बात नहीं, कोई जी, बात नहीं। जी, तो हाँ। अच्छा, एक और बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने वो जो जुई मेला शुरू किया है, ये 2018 में शुरू किया और ये अभी 5 वर्ष ही हुए, 5वें वर्ष में प्रवेश किया है इसने। और इसमें
आपने ये जुई मेला नाम ही कहना चाहिए, ये जो आपका जो सोच है या जो जुई मेला जिस बात को लेके शुरू किया है, ये इतने ख्याति प्राप्त कर चुका है कि मुझे मालूम है कि कल कई जगह पर इस जुई मेले से संबंधित कई कार्यक्रम हुए हैं, और मुझे खुशी है कि मैं भी 2019 में दिल्ली में इसकी सहभागी बनी जुई मेले की। तो इसके पीछे क्या सोच है और कैसे ये इतनी जो भी आज इसका नाम हुआ है, तो इसके पीछे कुछ तो आपका एक सोच, आपका जो उद्देश्य रहा है, उसके बारे में दर्शकों को आप कुछ जानकारी दें। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। मैंने जैसे कि शुरू में बताया, मैं पहले से बहुत कुछ पढ़ती आई हूँ, और फिर 85 में मैं अध्यापक बनी। इसके बाद तो मैंने गुजराती साहित्य के सभी इतिहास, जो भी लिटरेरी हिस्ट्रीज है, वो सारे मैंने पढ़े। और जैसे जैसे पढ़ती गई, मेरे ध्यान में आता गया कि लिटरेरी हिस्ट्री, चाहे वो गुजराती का हो चाहे किसी भी भाषा का हो, लेकिन उस लिटरेरी हिस्ट्री में जो लेखिकाएं हैं, उनको जितना स्थान मिलना चाहिए उतना स्थान नहीं दिया गया है। जैसे कि मीराबाई जैसी बहुत प्रसिद्ध कवयित्री हैं, तो उनके लिए पूरा चैप्टर होगा। और ऐसे ही जिसे कहे कि बलवान कविताएं, साहित्य निर्माण जिन्होंने किया है, ऐसे लेखिकाओं के बारे में एक पन्ने में भी माहिती नहीं मिल रही थी, उनकी आलोचना नहीं हो रही थी। तो और फिर ऐसा होता था कि एक समय खंड के बारे में इतिहास में लिखने के बाद वो लेखक है, वो अंतिम पैराग्राफ में ऐसे लिख देते थे कि इस समय खंड में ये कवयित्रियां, लेखिकाएं, उनका भी प्रदान रहा है। तो ये बात मुझे बहुत खलती थी। और आपके ध्यान में होगा, जब मैंने दिल्ली जूही मेला में इस बात का जिक्र किया, तो वहां पर उपस्थित हमारे जो चित्रा मुदगल जी और भी जो आलोचक वहां पर सर्जक आलोचक थे, उन्होंने भी हामी भरी थी कि लिटरेरी हिस्ट्री में ये गैप रहे हैं। तो ये ध्यान में जब आता गया, तो फिर मैंने सोचा, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं एक कवि हूँ। जो भी कुछ करूंगी वो साहित्य के माध्यम से करूंगी, साहित्य को प्राधान्य देते हुए करूंगी। तो फिर मुझे लगा कि ये जो एक गैप है लिटरेरी हिस्ट्रीज में, उसे भरना चाहिए। उसके लिए फरियाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे भरना चाहिए। और मैंने गुजराती कवयित्रियों की, मध्यकालीन गुजराती कवयित्रियों की कविता, उसका एक संशोधन संपादन का काम किया। और उसके तहत, काम तो गुजराती का था, लेकिन मैंने पूरे भारत की, जैसे आंडाल है, अक्क महादेवी है, बहुत सारी कवयित्रियां, तो इन सब की कविताओं का जो हिंदी में अनुवाद मुझे प्राप्त हुआ, वो मैंने पढ़ा, समझा। और जहां भी जाती थी कवि गोष्ठी के लिए या संगोष्ठी के लिए, तो मैं वहां के स्थानिक गुजराती के सिवा भी जो स्थानिक भाषा के लेखिकाएं हैं, उनसे मैं मिलती थी, चर्चा करती थी। तो इस प्रकार से मैंने गुजराती में 7 किताबें निकाली। नारी सप्तक श्रेणी, ऐसा मैंने नाम दिया था उसे। और इसके बाद मुझे लगा कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। और उसका एक, जिसे कहे ना कि जो आइसबर्ग होता है, बहुत सा पानी में होता है, और उसका एक शिखर ही दिखाई देता है। तो जूही मेला है, वो मेरी सालों की तपश्चर्या का और चिंतन का एक शिखर है, जो जूही मेले के रूप में प्रकट हुआ है। तो नारी साहित्य के लिए मेरी जो चिंता थी, वो इस प्रकार से मुझे लगा 2018 में कि एक फुल फ्लेज मंच है, वो महिला साहित्यकारों को मिलना चाहिए। जैसे कि कहीं भी किसी भी जगह कोई कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो पूरे आयोजन में किसी का एक अभिप्राय आ जाता है कि इसमें 1-2 महिलाएं भी हो तो अच्छा रहेगा। तो ये 1-2 महिलाएं भी हो वो अच्छा रहेगा, ऐसा मैंने कई संस्थाओं में सुना, और मुझे बहुत खलता था। मैं कभी चर्चा नहीं करती थी, कभी मैं आक्रोश व्यक्त नहीं करती थी, लेकिन मैंने इसका हल निकाला कि भारतीय लेखिकाओं का और भारतीय कलाओं में प्रदान करने वाली नारी कलाकारों का एक समन्वित मंच है, वो किया जाए। और मैंने सोचा कि मैं तो कवि हूँ, तो फिर मैं भारतीय लेखिका मंच या भारतीय लेखिका सम्मेलन, ऐसा एक एकेडमिक नाम नहीं दूंगी। फिर मेरे मन में विचार चला, तो और क्या, जिसका एक आइडेंटिफिकेशन हो, ऐसा कौन सा नाम दो। और फिर
ये कवि हृदय है ना, तो उसमें से ही ये शब्द निकला, जूही मेला। क्यों अच्छा। जूही? तो जूही के फूल जैसी नाजुक, ऐसी श्वेत शुभ्र सुंदर, हृदय से जो श्वेत शुभ्र सुंदर है। और क्यों सुंदर है? तो भारतीय नारी चाहे जितनी भी फेमिनिज्म की चर्चा करे, लेकिन वो भारतीय है। उसके हृदय में परिवार के प्रति एक, संतानों के प्रति, परिवार के प्रति एक गहरा लगाव रहता है। वो सबके लिए पहले करेगी, फिर अपने बारे में सोचेगी। तो ये बिल्कुल। हृदय की शुभ्रता जो है वो जूही के फूल में निहित है। और दूसरा, भारतीय महिलाएं सामान्य तौर पर ऐसा करती है, कहीं भी जाती है तो कहती है कि चल नहीं, मैं जा रही हूँ, तू भी आना। तो ये चल हम्म। रही, मैं, तू भी आना, ये वाली हम्म। जो बात है, झुरमुट में जाने वाली जो बात है। तो जूही के फूल गुच्छ में खिलते हैं, अकेले बिल्कुल। नहीं खिलते हैं। तो ये भी एक सिमिली थी। इस प्रकार से मैंने जूही मेला नाम दिया। और मुझे प्रसन्नता है कि काव्य रसिकों ने बहुत तहे दिल से इसका स्वागत किया है। चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो। अमेरिका का सबसे पहला जूही मेला, कवयित्री सम्मेलन, वो मेरी उपस्थिति में 2019 में संपन्न हुआ था। तो वाह। देश विदेश में जूही मेला की ख्याति फैल चुकी है। और ये मेरी एक जो सोच है, महिला कवयित्रियां, साहित्यकार और कलाकारों को एक मंच पर प्रस्तुत करने की, उसका सबने स्वागत किया है। इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। नहीं, वास्तव में वो जूही और जूही की कलियां उसमें जुड़ती जा रही हैं और एक बहुत बड़ा गुच्छ, या जी कह सकते हैं कि आपने जूही मेला की एक जो उसका बीज वपन कर दिया है, वो पौधा लगा दिया है, अब वो वट वृक्ष बनने वाला है जल्दी ही। जी। और और काफी कुछ। एक बात और बताऊं कि इस जी बार हमने ऐसा आयोजन किया, मैं तो अभी अमेरिका में बैठी हूँ। जी और जी। ऐसा आयोजन किया कि 8 मार्च यानी कल ही जी गुजरात की कई सारे स्कूल और कॉलेज में एक साथ जूही मेला कवयित्री सम्मेलन संपन्न हो, इस प्रकार से मैंने सबका संपर्क करके आयोजन किया था। और पूरे गुजरात की कई सारी स्कूल और कॉलेजेस में ये जूही मेला कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दक्षिण भारत के हमारे स्त्री रचनाकार है, उनको भी अपील करना चाहती हूँ। मुझे दिक्कत होती है कई बार, उषा जी जानते हैं, जी। दिक्कत होती है कि जो दक्षिण भारत की अपनी जो प्रमुख 4 भाषाएं हैं, तमिल, जी तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उसमें वर्तमान समय में क्या लिखा जा रहा है स्त्रियों के द्वारा, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। तो मैं सबसे ये अनुरोध करूंगी कि फेसबुक पेज पर उषा उपाध्याय नाम से मेरा जो पेज है, उसके मैसेंजर में जो भी इन भाषाओं की लेखिकाएं हैं, अगर मेरा संपर्क करेगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और आने वाले जूही मेलों में मैं सबको समाविष्ट कर पाऊंगी। ये भी मेरा एक अनुरोध आप सभी से है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है और मुझे भी खुशी होगी क्योंकि मैं दक्षिण भारत में रहती हूँ, तो उन्हें जोड़ने में मुझे भी हार्दिक खुशी होगी और मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा। आप ज़रूर, शुभकामनाएँ, और मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिण भारत की महिला लेखिकाएँ, कवयित्रियाँ इस जूही मेले से जुड़ें और ये गुच्छा, ये जूही का जी जो है जी ना, जी बड़ा जी होता जाए और बहुत अच्छा रूप उसका रहे। और ये भी सही है कि उनको भी एक एक बड़ा विश्व फलक, या कहते हैं ना, बहुत बड़ा जी। पटल मिले उन्हें। ये बहुत आपकी अच्छी सोच है और अवश्य जुड़ेंगे, आपके प्रयत्न अवश्य सार्थक होंगे। एक और रचना हो जाए गुजराती में से, मुझे गुजराती में भी आनंद आ रहा है और अवश्य हमारे दर्शक भी उसका आनंद लेंगे क्योंकि गुजराती और हिंदी तो इतना कुछ दिक्कत नहीं होती है समझने जी में। जी जी जी। तो एक कविता मैं सुनाती हूँ आपको। और ये जो कविता है वो लिखी गई थी, जो डायस्पोरा हाँ साहित्यकार हाँ। है, तो जी वो भी लिखते हैं। लेकिन ये जो संवेदना है, विदेश में जाकर अपने कई सारी भारतीय भगिनी बंधु बसे हैं, तो बहुत खुश भी है, बहुत अच्छे हालात में भी हैं। लेकिन उनके हृदय का एक कोना है, वो हमेशा वतन के लिए खाली रहता है, वेदनाग्रस्त रहता है। तो इनकी जो संवेदना है वो मैंने इस काव्य में शब्दों में मैंने रखने की कोशिश की है। बिल्कुल, अवश्य काव्य सुन। का शीर्षक है फोन। ये रचना जब मैंने लिखी वो मोबाइल का समय नहीं था, इसलिए इसमें फोन आया है। तो हम्म। सुनिए क्या बात है। गई काले फोन हतो
લંડનથી મારા પિતરાઈનો, મેરે કઝિન કા. ગઈકાલે ફોન હતો લંડનથી મારા પિતરાઈનો. ઘરના સહુના સમાચાર એ હોંશથી આપતો હતો. આપણી મોટેલ તો ધમધોકાર ચાલે છે હો. આ વખતે વેકેશનમાં મોન્ટુ જવાનો છે અમેરિકા અને પિંકી એની બહેનપણીઓ સાથે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ. તારા ભાભી પણ લીલા લહેર કરે છે. લેસ્ટરના મૂર્તિ મહોત્સવમાં સૌથી વધારે ડોનેશન આપીને એણે પહેલી આરતી ઉતારી હતી. હું ઓહ હું કેમ છું એમ પૂછે છે. ફાઇન, વેરી ફાઇન. પણ તમે બધા કેમ છો? ને પછી ચાલી લાંબી વાત, ઘરની, શેરીની, ગામની અને ખેતરની. છેલ્લે હું કહેવા જતો હતો આવજો, ત્યાં એકાએક એણે મને પૂછ્યું, આપણી વાડીમાં હજુ કોસ ચાલે છે ને રામજી મંદિરની આરતીમાં ઝાલર કોણ વગાડે છે? રામજી મંદિરની આરતીમાં ઝાલર કોણ વગાડે છે? એનો ઉત્કંઠા ભર્યો આર્દ્ર અવાજ ખારા પાણીમાં ઝબકોળાઈને આવતો હોય એવું કેમ લાગ્યું? એના આગળના શબ્દો હવામાં ઉડતા રહ્યા. મને લાગ્યું જાણે કે એના હાથમાં ફોનનું રિસીવર નહીં, ઝાલર વગાડતી દાંડી અટકી गई છે, ઝાલર વગાડતી દાંડી अटकी गई છે. वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर. जैसे फोन पर हम परिवार वालों से चर्चा करते हैं वो सारी चर्चा इसमें है, और वो जानने की उत्कंठा है कि वो वहां पे कैसे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. यहाँ तक कि घंटी, मंदिर की घंटी की बात भी आ गई है. बहुत सुंदर रचना. और चलते चलते एक और प्रश्न आपसे, आपके भविष्य की क्या योजनाएं हैं साहित्य के क्षेत्र में, और भी जो भी ये आप आगे क्या कर रही हैं, कौन सी पुस्तक लेखन का कार्य चल रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे? जी, अभी मेरी कविता के 3 संकलन है वो तैयार हो रहे हैं. 2013 में मेरा काव्य संकलन आया था. इसके बाद कविताएं तो थी लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा था उसको ग्रंथस्थ करने का. तो अभी मेरी कविताओं के संकलन है वो आ रहे हैं. मेरा एक कहानी संकलन है वो भी आ रहा है. और साथ ही साथ जो जूही मेला का काम मैं कर रही हूँ, भारतीय संस्थान हमारा जो ट्रस्ट है उसके साथ मैं जुड़ी हूँ, और नारी साहित्य के लिए, स्त्री कलाकारों के लिए बहुत सारी योजनाएं मेरे मन में हैं. और अभी मई में मैं वापस भारत जाऊंगी और वहां जाने के बाद ये सारे काम जो है वो तेजी से आगे बढ़े इसके लिए कोशिश करूंगी. मेरी कोशिश ये है कि अपनी मातृभाषा और अपनी राष्ट्रभाषा उसके साथ नई पीढ़ी लगातार जुड़ती रहे और वो अपने राष्ट्र की संस्कृति को संवर्धित करे, ऐसी भावना उनके मन में जगे. इस प्रकार से साहित्य में मेरा योगदान बना रहे. अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर विचार हैं आपके, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जो भी करना चाहती हैं भविष्य में अवश्य सफलतापूर्वक करेंगी. और हम फिर इसी तरह मिलते रहेंगे. दर्शकों, बहुत कुछ है उषा जी से जानने को, और क्योंकि ये इतनी बड़ी साहित्यकार हैं, इतना कुछ इन्होंने काम किया है, लेकिन समय की अपनी सीमा है. तो फिर कभी अवश्य ही हम मिलेंगे और उषा जी से और अधिक इनके साहित्य, इनके कार्यक्रमों के बारे में जानेंगे. आपका जीवन रंग उषा संग पेज के साथ जुड़ने और हमारी चर्चा को सुनने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक आभार. और इसी तरह और साहित्यकारों और कलाकारों, विभिन्न विधाओं के विद्वानों से मुलाकात होती रहेगी. तो जुड़ते रहिए. और आदरणीय उषा जी, आपका पुनः एक बार हार्दिक आभार और बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि. फिर जल्दी ही मिलते हैं आपसे. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद जी, धन्यवाद.